देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं मानव में परिवहन। मानव में परिवहन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। जीवधारी द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा वहां पर उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थों को निश्चित स्थान तक पहुंचाने का कार्य या पहुंचाने की जो क्रिया होती है वो परिवहन या परिसंचरण कहलाती है। ठीक है, तो ये परिवहन या परिसंचरण है। इसमें देखेंगे हम कि जो है परिवहन अगर फ्लूइड के बेस पर या देह तरल के आधार पर परिवहन कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का होगा। एक तो होता है दो प्रकार का होगा। इनमें एक जो होता है उसे हम लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा जो होता है उसे हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम देखेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये इसका सबसे पहले अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को सबसे पहले विलियम हार्वे इन्होंने सबसे पहले जो है इसका अध्ययन किया था। कब? 1626 ईस्वी में। 1626 ईस्वी में इन्होंने इसका अध्ययन किया था। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसे हम कहेंगे जैसे कि ब्लड जो होता है वेसल्स में फ्लो हो रहा है। ब्लड जो होगा यदि वो वेसल्स में फ्लो होता है तो उस टाइप के सर्कुलेशन को हम क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और यदि ब्लड जो है वो वेसल्स में ना फ्लो हो करके हीमोसील में भरा हुआ होता है या हम कह लें कि देहगुहा में भरा हुआ होता है और सभी आवश्यक अंग उसमें डूबे हुए होते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें इसके कैरेक्टर्स क्या होंगे क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के? क्लोज टाइप में क्या होता है कि ब्लड नॉट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद टिश्यूज, मींस ब्लड जो होता है या रक्त जो होगा वो डायरेक्टली या सीधा संपर्क में नहीं रहता है ऊतक के। अगला है ब्लड प्रेशर, इसमें प्रेजेंट होता है। ब्लड प्रेशर क्या होगा? प्रेजेंट होता है, क्योंकि ब्लड जो होता है जब वो वेसल्स में फ्लो होता है, ब्लड अगर वेसल्स में फ्लो हो रहा है तो इसके फ्लो होने से ये ब्लड वेसल की जो वॉल होती है इसकी इनर वॉल पर प्रेशर पड़ता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। और ये इसमें क्या होगा, जब ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो हो रहा है तो इसमें ब्लड प्रेशर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई थ्रू वेसल्स। ब्लड सप्लाई जो होती है इसमें क्या होती है? वेसल्स के द्वारा होती है, ब्लड वाहिनियों रुधिर वाहिनियों के द्वारा होती है। नेक्स्ट गैसियस एक्सचेंज बिटवीन टिश्यूज एंड ब्लड, ये भी इसमें पाया जाता है। गैसियस एक्सचेंज मीन्स गैसों का आदान प्रदान टिश्यू और रुधिर के मध्य या ऊतक और रुधिर के मध्य जो होता है इसमें गैसों का आदान प्रदान भी होता है। इस प्रकार का जो सर्कुलेशन होता है वो मेनली मैमल्स में, मीन्स स्तनधारियों में, मैमल्स में या स्तनधारियों में पाया जाता है इस प्रकार का। अगला वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स में होता है। वर्टिब्रेट्स में और मैमल्स में। नेक्स्ट हम देखेंगे ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मीन्स ब्लड डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद टिश्यूज। रुधिर जो होता है वो टिश्यू के सीधे संपर्क में रहता है, ऊतक के सीधे संपर्क में रहता है। अगला है ब्लड प्रेशर इज एब्सेंट। ब्लड प्रेशर एब्सेंट होता है इसमें। ब्लड सप्लाई ओपनड बाय हीमोसील। हीमोसील मीन्स जो देहगुहा होती है उसमें जो ब्लड होता है वो भरा हुआ होता है और मैंने बताया था कि भी सभी आवश्यक अंग उसमें डूबे हुए होते हैं। और इसमें क्या होगा कि जैसे ब्लड है हीमोसील में भरा हुआ होता है, इसमें जो साइनस पाए जाते हैं ब्लड साइनस, तो ब्लड जो होगा वो एक साइनस से दूसरे साइनस में फ्लो होता रहता है। ठीक है, इस टाइप का ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा फाइलम में जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच में भी ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नेक्स्ट है मोलस्का। मोलस्का फाइलम के सिर्फ स्नेल में इस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्लोज टाइप एंड ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इसके जो कैरेक्टर्स हैं या लक्षण कह लें। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र के, जैसे कोई भी तंत्र है तो तंत्र का निर्माण जो होता है वो अंगों से मिलकर के होता है। तो रुधिर परिसंचरण में भाग लेने वाले जितने भी जो अंग होते हैं वो सब मिल करके रुधिर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? फर्स्ट पार्ट होगा जो है हार्ट होता है, दूसरा ब्लड, तीसरा ब्लड वेसल।
हार्ट जो होता है इसे हम पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। हार्ट जो है इसे पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। पंपिंग ऑर्गन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो ब्लड होता है, ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स में और पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए ब्लड को पंप करता है। ठीक है, तो ये पंपिंग ऑर्गन भी कहलाता है। ब्लड है और ब्लड वेसल्स हैं, इनमें एक एक करके सभी को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ब्लड को। इसमें हार्ट देखेंगे सबसे पहले। हार्ट जो होता है, हार्ट इसकी जो पोजीशन क्या होती है, हार्ट की पोजीशन जो होती है ये दोनों फेफड़ों के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। हार्ट जो होता है वो दोनों फेफड़ों के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। इसका जो वेट होता है वो 300 से 350 ग्राम होता है और इसका जो शेप होगा वो कोनिकल होता है। शेप इसका कैसा होगा? कोनिकल होता है। शेप कोनिकल शेप होता है। अगर ये होता है कि जैसे हार्ट में स्वेलिंग आ जाती, हार्ट में क्या होता है कि अगर स्वेलिंग आ जाती है तो इस कंडीशन को हम कार्डियोमेगाली कहते हैं। स्वेलिंग इन द हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोमेगाली। एंड हार्ट जो होता है वो हमेशा बाईं ओर स्थित होता है। 1000 लोगों में देखा जाए तो 1 या 2 लोग ऐसे मिलते हैं जिनमें हार्ट जो होता है वो दाईं ओर स्थित होता है। तो दाईं ओर हार्ट के स्थित होने की जो कंडीशन होती है वो क्या कहलाती है? डेस्ट्रोकॉर्ड कहलाती है। ठीक है, और हार्ट जो होगा इसके बारे में ये पहली बात तो कॉनिकल शेप होता है और इसका कलर जो होता है, कलर कैसा होगा? लाइट पिंक, हल्का गुलाबी रंग का होता है। लाइट पिंक या हल्का गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट जो है हार्ट का स्ट्रक्चर। हार्ट का जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर है। हार्ट कैसा है? ह्यूमन हार्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। कैसा होगा? 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर होता है। 4 चैम्बर्ड, इसमें 2 चैम्बर्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? ऑरिकल, या इसी को आर्ट्रियम कहते हैं। आर्ट्रियम एंड 2 चैम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल। 2 चैम्बर जो होते हैं वो ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, ये 4 चैम्बर्स होते हैं। अगर हम यहीं पर जो फ्रॉग शर्ट को देखें, फ्रॉग शर्ट को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है? फ्रॉग्स हार्ट में 3 चैम्बर्स पाए जाते हैं। फ्रॉग्स हार्ट, इसको देखेंगे 3 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर। कैसी होगी संरचना इसकी? 3 चैम्बर्ड या 3 वेस में इसमें पाए जाते हैं। 2 ऑरिकल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो ये ह्यूमन हार्ट और फ्रॉग शर्ट को कंपेयर करते हैं तो उसमें जो 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर है और ये 3 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पहली बात तो हृदय की जो पेशियां होती हैं, हृदय की जो पेशियां होती हैं, हार्ट मसल्स जो होती हैं इन्हें मायोकार्डियम कहते हैं। हार्ट मसल्स को क्या कहेंगे? मायोकार्डियम। हार्ट मसल्स को मायोकार्डियम कहते हैं और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया ये अधिक संख्या में पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जब अधिक संख्या में होंगी तो इसमें ऑक्सीश्वसन के द्वारा ऊर्जा भी ज़्यादा मिलेगी। ऑक्सीश्वसन के द्वारा जब एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, ऑक्सीश्वसन का मतलब क्या? एनर्जी इसमें जब ज़्यादा निकलती है तो वही एनर्जी जब जैविक क्रियाओं को करने के लिए यूज़ में ले ली जाती है। ये जो मसल्स होती हैं ये कंटिन्यू बिना थके हुए लयबद्ध होकर के कार्य करती रहती हैं, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होता है तो इसमें ऑक्सीश्वसन के द्वारा जो है इन्हें एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में होंगी इसलिए इन्हें एनर्जी जो है वो ज़्यादा मात्रा में मिलती है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ये कैसी होती हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है। ये अनैच्छिक होती हैं। कैसी होंगी? अनैच्छिक होती हैं। ये पूर्णतया अनैच्छिक होती हैं। और हार्ट को हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसके चारों ओर यहाँ पर एक दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है। हृदय के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है।
और इस आवरण के बीच ये जो गुहा होती है, जो खाली स्थान है, इस आवरण को हृदयावरण कहेंगे, और जो खाली स्थान होता है इसे हम हृदयावरणी गुहा कहते हैं। इस हृदयावरणी गुहा में ये एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, एक तरल पदार्थ, हल्का लसदार तरल चिपचिपा पदार्थ भरा हुआ होता है। ये क्या करता है कि हार्ट को बाह्य आघात तथा झटकों से बचाता है, हार्ट को बाह्य आघात तथा झटकों से बचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये पेरिकार्डियम है, और ये अंदर फ्लूइड जो होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ठीक है, जो इसे प्रोटेक्शन प्रदान करता है। अगला हम देखते हैं कि इसमें जो है वेस्म कितने होंगे। तो वेस्म अभी हमने देखा था कि इसमें 4 वेस्म होते हैं, और कौन कौन से होंगे, ये जैसे ये दायां अलिंद है, ये बायां अलिंद है, ये दायां निलय और ये बायां निलय। इसमें 4 वेस्म होंगे। दायां अलिंद जो होता है, दाएं अलिंद और दाएं निलय के मध्य, दाएं अलिंद और दाएं निलय के मध्य एक कस्पिड वाल्व पाया जाता है। बाएं अलिंद और बाएं निलय के मध्य भी कस्पिड वाल्व होता है। अब ये दाएं अलिंद और दाएं निलय के मध्य जो होगा, जो कस्पिड वाल्व होगा, वो कौन सा होगा, ट्राई कस्पिड वाल्व होता है। और बाएं अलिंद और बाएं निलय के मध्य यहाँ पर ये बाई कस्पिड वाल्व होता है, बाई कस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बाई कस्पिड वाल्व और ट्राई कस्पिड वाल्व, इनकी पोजीशन कहाँ होती है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो वाल्व हैं ये एक दिशीय होते हैं, एक ही दिशा की ओर खुलते हैं। ये अलिंद से हमेशा निलय की ओर खुलेंगे, निलय से अलिंद की ओर नहीं खुलेंगे। ठीक है, अलिंद से निलय की ओर खुलते हैं। ये जैसे दाएं अलिंद से दाएं निलय के मध्य अगर कोई ब्लड आना है तो वो सिर्फ आने देंगे, बाकी जो है यहाँ से वापस दाएं निलय से दाएं अलिंद में वापस जाने नहीं देते हैं। ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, ये वाल्व। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो साउंड, 2 प्रकार की साउंड क्रिएट होती है। एक तो होती है लब, दूसरी होती है डप की। लब और डप की साउंड होती है। ये जो डप की साउंड होती है ये कब उत्पन्न होती है और लब की साउंड कब उत्पन्न होती है, ये देखेंगे। लब की साउंड जो होती है ये कब उत्पन्न होती है, ये जब कस्पिड वाल्व्स होते हैं क्लोज होते हैं। कस्पिड वाल्व जब क्लोज होते हैं तो उस समय लब की साउंड ये उत्पन्न होती है, और ये लो पिच साउंड होती है। कैसी होगी, लो पिच्ड साउंड होती है। ठीक है, कस्पिड वाल्व की क्लोजिंग के टाइम जो है ये उत्पन्न होती है। दूसरी जो डप की साउंड होती है, ये डप की साउंड जो होगी ये सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व की क्लोजिंग के टाइम उत्पन्न होती है। और ये डप की साउंड जो होती है ये कैसी है, हाई पिच्ड साउंड होती है, हाई पिच्ड साउंड होती है। हाई पिच्ड साउंड मीन्स हाई पिच्ड साउंड, ये हाई पिच साउंड होती है। लब और डप, ये आवाज़ जो है इसको सुनने के लिए हम क्या करेंगे, किस यंत्र के द्वारा सुनते हैं, तो एक होता है यंत्र, इसके लिए स्टेथोस्कोप। क्या होगा, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के द्वारा इसको हम सुन सकते हैं। स्टेथोस्कोप या ऐसे हम जो है आला भी कहते हैं। जो इसकी जो है सबसे पहले खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो लीनेक थे। सबसे पहले इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, लीनेक थे। ठीक है, लीनेक, इन्होंने जो है स्टेथोस्कोप की खोज की थी सबसे पहले, और इसके द्वारा जो है हम हार्ट की जो साउंड होती है उसको हम आसानी से सुन सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि हार्ट के स्ट्रक्चर के बाद इसमें स्ट्रक्चर में जो वेना केवा होती है, सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर वेना केवा जो होती है ये बॉडी के अपर साइड से जितने भी पार्ट्स होते हैं उनसे ब्लड, इम्प्योर ब्लड को लाती है राइट आर्टरियम में। और जो इन्फीरियर वेना केवा होती है ये बॉडी के जो है लोअर पार्ट्स जितने होते हैं वहाँ से इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्टरियम तक लाने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो इसमें जो दोनों वेना केवा होती हैं ये 2 अलग अलग तिरछे छिद्रों के द्वारा आकर के कहाँ खुलती हैं, दाएं अलिंद में खुलती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जो क्रिया विधि होती है, हार्ट की मैकेनिज्म ऑफ
हार्ट। तो इसकी क्रियाविधि कैसी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखेंगे इसमें दो प्रकार की जो गतियाँ होती हैं। एक तो गति जो होती है उसे हम कहते हैं प्रकुंचन, पहली क्या होगी? प्रकुंचन। और दूसरी जो होती है उसे हम अनुशिथिलन कहते हैं। क्या कहेंगे? अनुशिथिलन। प्रकुंचन मतलब होता है सिकुड़ना और अनुशिथिलन मतलब प्रसार या फैलना। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। जैसे यहाँ से इसको हम हाफ पार्ट में डिवाइड कर देते, अपर साइड जो होता है, अपर पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? अलिंद। ऊपरी भाग क्या कहलाता है? अलिंद। और निचला भाग निलय होता है। अलिंद भाग जब फैलता है तो निलय भाग सिकुड़ता है, और जब निलय फैलता है तो अलिंद सिकुड़ता है। ठीक है, जैसे अब सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा में क्या होता है कि ये आकर के दाएं अलिंद में खुलती हैं, और इसमें जब अलिंद भाग फैलेगा तो यहाँ पर आयतन बढ़ जाएगा। आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है, और यहाँ पर दाब जो होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा, जिससे ब्लड जो होगा वो इसमें दाएं अलिंद में आ जाएगा। दाएं अलिंद में ब्लड जो होगा वो अशुद्ध रुधिर जो होगा वो आ जाता है, आकर एकत्र होगा। अब फिर ये अभी तक फैला था, अब फिर ये क्या होगा कि ये सिकुड़ेगा, तो यहाँ पर आयतन कम होगा, दाब बढ़ेगा, और वेंट्रिकल जो होगा ये फैलेगा, यहाँ पर आयतन बढ़ेगा और दाब भी कम होगा, जिससे ये कस्पिड वाल्व क्या होते हैं? कस्पिड वाल्व ये अलिंद से निलय की ओर खुल जाएंगे, और जब अलिंद से निलय की ओर खुल जाएंगे तो ब्लड जो होगा वो निलय में आ जाएगा, दाएं निलय में। दाएं निलय में फिर से जब संकुचन होगा ये फिर से सिकुड़ेंगे, तो सिकुड़ने पर क्या होगा कि ये जो ब्लड होगा ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ पहुँचा दिया जाएगा? लंग्स में पंप कर दिया जाएगा। ठीक है, अब लंग्स में जाकर के रुधिर जब शुद्ध हो जाएगा तो शुद्ध होने के बाद ये पल्मोनरी वेन से होता हुआ जो प्योर ब्लड होगा ये पल्मोनरी वेन से होता हुआ कहाँ आएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, और लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्क ऑफ एरोटा में जाएगा। ये एओर्टा जो होता है, एओर्टा से होकर के सभी धमनियों में पंप कर दिया जाएगा और बॉडी के सभी पार्ट्स में इसे पहुंचा दिया जाता है। तो इसकी क्रियाविधि होती है कि इसमें ब्लड जो होता है वो एक मार्ग से आता है। इसी पर जस्ट जो है डिपेंड होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, या इसी को हम कहते हैं दोहरा परिवहन तंत्र या दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो इसमें क्या होता है? इसमें देखिए ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा वो दो स्टेप में कंप्लीट होता है, पहला और दूसरा। पहले चरण में क्या होता है कि जो इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रुधिर होता है, वो आता है अलिंद, दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से दाएं नीले में, दाएं नीले से कहाँ जाता है? फेफड़ों में जाता है। ये जो है पहला चरण होता है। दूसरे चरण में क्या होगा? फेफड़ों में रुधिर शुद्ध होने के बाद ये पल्मोनरी वेन के द्वारा होता हुआ ये लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, या हम कह लें कि बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से बाएं नीले में, बाएं नीले से आर्क ऑफ एओर्टा से होता हुआ ये शरीर के सभी भागों में पंप कर दिया जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण। इसमें जो ब्लड होता है वो हार्ट से जो होता है 2 बार गुजरता है। ठीक है, इसमें जो इसके फैलने और सिकुड़ने की क्रिया जो थी, जैसे हृदय के फैलने और सिकुड़ने की क्रिया, जब अलिंद फैलता है तो निलय सिकुड़ता है, निलय फैलेगा तो अलिंद सिकुड़ेगा। फैलने और सिकुड़ना, एक बार का प्रकुंचन और अनुशीतलन दोनों को मिला करके हम एक धड़कन कहते हैं, एक धड़कन कहते हैं। ठीक है, एक धड़कन में जो समय लगता है वो कितना लगेगा? 0.8 सेकेंड। एक धड़कन में समय कितना लगेगा? 0.8 सेकेंड समय लगता है। ठीक है, 0.8 सेकेंड। और 1 मिनट में हृदय जो होता है लगभग 72 से 75 बार धड़कता है। 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार धड़कता है। और एक धड़कन में एक बार फैलना तथा एक बार सिकुड़ना दोनों को मिला करके हम एक धड़कन कहते हैं। जो न्यूबॉर्न जो चाइल्ड होता है, न्यूबॉर्न चाइल्ड में जो हृदय की धड़कन जो होती है, ये हृदय स्पंदन की दर जो होगी, रेट ऑफ हार्ट बीट, ये 100 to 205 टाइम पर मिनट। ठीक है, नवजात शिशु जो होता है उसमें इसकी जो हृदय की जो धड़कने की जो दर होती है वो 100 से
एक 205 बार पर मिनट होती है। ठीक है, तो ये हृदय स्पंदन दर होती है। हार्ट जो है एक स्वस्थ मनुष्य में, एडल्ट में अगर हम देख लें, वयस्क में, और एक नवजात शिशु में। ठीक है, तो इसमें जो अभी मानव में परिवहन, जैसे परिवहन हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं कि जीवधारी द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों का तो ग्रहण करते हैं, जैसे भोज्य पदार्थ को ग्रहण करेंगे, और फिर उत्सर्जी पदार्थ वहाँ से कैसे निर्मित होते हैं तो ये चीज़ हम देखेंगे। जैसे सेल जो होती है, कोशिका है, तो उसमें जो भोजन होगा वो ग्लूकोज के फॉर्म में पहुँचता है, ग्लूकोज के फॉर्म में पहुँचेगा, और फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये जैसे C6H12O6 ये ग्लूकोज हुआ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण जब होगा तो क्या बनेगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, तो इसमें ये ग्लूकोज है और ये CO2 है। हम जब भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं और फिर कोशिका में उसका क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के उपरांत क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी। ये जो एनर्जी होती है जैविक क्रिया को करने के लिए यूज़ में ले ली जाती है। और ये जो CO2 है, इस CO2 को हानिकारक गैस है, इसलिए इसे क्या करते हैं कि जो लंग्स तक पहुंचा दिया जाता है ब्लड के द्वारा, और फिर श्वसन क्रिया के द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने मानव में परिवहन को पढ़ा है, उसका जो है हार्ट की स्ट्रक्चर है और उसकी मैकेनिज़्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। थैंक्स।